हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द राइज ऑफ द मराठास। इस चैप्टर में जानना होगा उस समय में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा और मराठा शक्ति को मजबूत बनाया। फोर्ट्स, नेवी, ब्रेव वॉरियर्स, इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजीज और इंस्पायरिंग लीडर्स की कहानियां इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं। मराठास ने सिर्फ बैटल्स ही नहीं जीती, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर और ट्रेड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग जर्नी इनटू द हिस्ट्री ऑफ द माइटी मराठास। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत इंटरेस्टिंग वार्निंग से होती है। रामाचंद्र पंत आमत्या ने यूरोपियन ट्रेडर्स जैसे पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच और फ्रेंच के बारे में कहा कि उनका मकसद सिर्फ ट्रेड नहीं था, वो धीरे धीरे अपनी पावर और इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहे थे। मराठा समझ गए थे कि फॉरेन पावर्स फ्यूचर में भारत के लिए चैलेंज बन सकती हैं, इसीलिए उनकी एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखना जरूरी माना गया। ये इंट्रोडक्शन हमें बताता है कि उस समय भारत में पॉलिटिकल और मिलिट्री चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे थे। अब आगे देखेंगे कि कैसे मराठास एक पावरफुल फोर्स बनकर उभरे। अब इस चैप्टर के कुछ बिग क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। मराठास कौन थे? कैसे वो ब्रिटिश के आने से पहले भारत की सबसे पावरफुल फोर्सेज में से एक बन गए? इस चैप्टर में मराठा गवर्नेंस, मिलिट्री पावर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जानने को मिलेगा। साथ ही ये भी समझेंगे कि मराठा एम्पायर ने इंडियन हिस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट छोड़ा। तो चलिए इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स हिस्ट्री के सफर में ढूंढते हैं। सबसे पहले समझते हैं मराठास कौन थे। मराठास डेक्कन प्लेटो यानी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के लोग थे। उनकी पहचान मराठी लैंग्वेज और उनकी रिच कल्चर से होती थी। 12th सेंचुरी से मराठी लिटरेचर और ट्रेडिशंस काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अब टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। 1646 से उन्होंने अपने रूल की शुरुआत की और धीरे धीरे मराठा पावर को मजबूत बनाया। 1666 में शिवाजी महाराज आगरा से एस्केप हुए, जो एक बहुत फेमस इवेंट था। 1674 में रायगढ़ में उनका कोरोनेशन हुआ और वो छत्रपति बने। उन्होंने मराठा नेवी भी एस्टैब्लिश की और दक्षिण दिग्विजय कैंपेन चलाया। आगे चलकर मराठास ने दिल्ली तक अपना कंट्रोल बढ़ाया, लेकिन 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत उनके लिए एक बड़ा सेटबैक बनी। फिर भी मराठास ने दोबारा पावर हासिल की, जब तक एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद 1818 में उनकी पावर का एंड नहीं हुआ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि मराठास ने इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र पर यादवा डायनेस्टी का रूल था और देवागिरी उनकी कैपिटल थी, जिसे आज दौलताबाद कहा जाता है। लेकिन 14th सेंचुरी में दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने यादवा डायनेस्टी को हरा दिया। पॉलिटिकल चेंजेस होने के बाद भी महाराष्ट्र की कल्चरल ट्रेडिशंस मजबूत बनी रहीं। इस समय भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। 7th से 17th सेंचुरी के बीच कई सेंट्स और स्पिरिचुअल लीडर्स ने सिंपल लैंग्वेज में भजन्स और डिवोशनल पोएट्री लिखी। इन सेंट्स ने लोगों को रिचुअल से ज्यादा डिवोशन और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का मैसेज दिया। उनकी टीचिंग्स आम लोगों तक आसानी से पहुंची और सोसाइटी पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। अब आगे देखेंगे कि कैसे यही कल्चरल फाउंडेशन फ्यूचर में मराठा पावर की राइज में हेल्पफुल बनी। महाराष्ट्र में इस समय कई फेमस सेंट्स जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास बहुत पॉपुलर हुए। इन सेंट्स ने उपनिषद्स और भगवत गीता जैसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को मराठी लैंग्वेज में समझाया, ताकि आम लोग भी उनकी टीचिंग्स को इजीली समझ सकें। कुछ सेंट्स ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस पर भी फोकस किया। इससे सोसाइटी में यूनिटी और कल्चरल स्ट्रेंथ बढ़ी। यही स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन बाद में मराठास को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल बनी। 17th सेंचुरी तक कई मराठा चीफ्स ने सॉवरेंटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। फिर एक लीडर उभर कर सामने आए, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठास को एकजुट करके पावरफुल बना दिया। अब आगे जानेंगे शिवाजी महाराज कौन थे। अब शुरू होती है मराठा पावर की असली कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी फोर्ट के भोंसले फैमिली में हुआ। उनके पेरेंट्स थे शाहजी भोंसले और जीजाबाई। शाहजी डेक्कन सुल्तानेट्स की सर्विस में रहते थे और अक्सर फैमिली से दूर होते थे। इसी वजह से शिवाजी महाराज का अपब्रिंगिंग मेनली जीजाबाई के गाइडेंस में हुआ। जीजाबाई ने उन्हें ब्रेवरी, लीडरशिप और धर्म के वैल्यूज सिखाए। साथ ही ट्रस्टेड ऑफिसर्स ने उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग और अच्छी एजुकेशन दी।
उस समय डेक्कन रीजन में सुल्तानेट्स के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। इन फाइट्स की वजह से कॉमन पीपल को बहुत हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता था। यही सिचुएशन देखकर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा, एक ऐसा किंगडम जो लोगों की प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए हो। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 16 साल के थे, तभी उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन्स की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने पुणे रीजन में निग्लेक्टेड और अनऑक्यूपाइड फोर्ट्स पर कंट्रोल हासिल किया और उनकी डिफेंसेस को स्ट्रांग बनाया। फोर्ट्स मराठा पावर की स्ट्रेंथ बन गए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन और स्ट्रैटेजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे। धीरे धीरे शिवाजी महाराज का स्वराज्य का विजन और भी पावरफुल होता गया। उनका एम सिर्फ बैटल्स जीतना नहीं था, बल्कि एक स्ट्रांग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल किंगडम बनाना था। इमेज में दिख रहा सिंधुदुर्ग फोर्ट भी मराठास की स्ट्रांग नेवल डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये फोर्ट्स मराठा एम्पायर की सिक्योरिटी और एक्सपेंशन में बहुत हेल्पफुल रहे। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का किंगडम वेस्ट कोस्ट तक एक्सपैंड हुआ, उन्होंने समझा कि कोस्टल रीजन्स की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रांग नेवी एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया। उस समय ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप माना गया, क्योंकि ज्यादा रूलर्स पावरफुल नेवल फोर्स पर ध्यान नहीं देते थे। बीजापुर सल्तनत और मुगल एम्पायर के पास मर्चेंट शिप्स तो थे, लेकिन कोस्ट की प्रोटेक्शन के लिए फुल नेवल पावर नहीं थी। लेकिन मराठास ने एक ऑर्गेनाइज्ड नेवी बनाई जो समुद्री रूट्स और कोस्टल एरियाज की रक्षा कर सके। इसी तरह पावरफुल मराठा नेवी का जन्म हुआ, जिसके ब्रेव सेलर्स और नेवल कमांडर्स बाद में लेजेंडरी बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पावरफुल एनिमीज को हराने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी यूज की। गुरिल्ला वॉरफेयर में छोटी ग्रुप्स स्पीड, सरप्राइज अटैक और लोकल ज्योग्राफी का यूज करके बड़े एनिमीज को डिफीट करते हैं। माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स और डिफिकल्ट टेरेन मराठास की स्ट्रेंथ बन गए। शिवाजी महाराज की सक्सेस से बीजापुर सल्तनत परेशान हो गया और उसने अफजल खान को उन्हें रोकने के लिए भेजा। अफजल खान एक एक्सपीरियंस्ड जनरल था। एक मीटिंग प्रतापगढ़ फोर्ट के पास अरेंज हुई, लेकिन वहां शिवाजी महाराज ने स्मार्ट स्ट्रैटेजी और करेज का यूज करके अफजल खान को हरा दिया। उसके बाद माउंटेन्स में हिडन मराठा सोल्जर्स ने गुरिल्ला अटैक्स करके अफजल खान की आर्मी को डिफीट कर दिया। ये इवेंट शिवाजी महाराज की ब्रेवरी, इंटेलिजेंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक फेमस एग्जाम्पल है। इमेज में दिख रहा वेपन वाघ नाक एक स्पेशल टाइगर क्लॉ शेप्ड वेपन था, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्लोज कॉम्बैट में यूज किया था। इसी वेपन का यूज अफजाल खान के अगेंस्ट फेमस बैटल में भी हुआ था। मराठास गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स थे। वो फॉरेस्ट्स, हिल्स और सरप्राइज अटैक्स का स्मार्ट यूज करते थे। दुनिया के कई कंट्रीज ने भी डिफिकल्ट टेरेन में इसी तरह की वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं। आगे चलकर मुगल नोबल शाइस्ता खान ने 3 साल तक शिवाजी महाराज के टेरिटरीज पर अटैक किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने एक डेयरिंग नाइट रेड की प्लानिंग की। सिर्फ कुछ सोल्जर्स के साथ उन्होंने शाइस्ता खान के कैंप पर अचानक अटैक कर दिया। शाइस्ता खान मुश्किल से बच पाया और इंजर्ड होकर महाराष्ट्र छोड़कर चला गया। ये रेड इतनी प्रिसाइज और स्ट्रेटेजिक थी कि इसे मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक से कंपेयर किया जाता है। शाइस्ता खान के अटैक्स के जवाब में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर अटैक किया, जो मुगल एम्पायर का एक बहुत रिच ट्रेडिंग सिटी था। सूरत से उन्हें बहुत बड़ा ट्रेजर मिला, जो उस समय मराठा किंगडम के लिए काफी यूजफुल था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि शिवाजी महाराज ने रिलीजियस प्लेसेस को डैमेज नहीं किया। उन्होंने चैरिटेबल पीपल और इनोसेंट सिटीजन्स का भी रिस्पेक्ट किया। ये उनकी डिसिप्लिन और वैल्यूज को दिखाता है। कुछ सालों बाद सूरत पर दोबारा अटैक हुआ और ये इवेंट्स इतने फेमस हुए कि इंग्लैंड के न्यूज़पेपर लंदन गजेट में भी इनका मेंशन आया। इससे पता चलता है कि शिवाजी महाराज सिर्फ ब्रेव वॉरियर ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक लीडर भी थे। सूरत पर अटैक मुगल एम्पायर के प्रेस्टीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। इसी वजह से एम्परर औरंगजेब ने राजपूत जनरल जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा। जयसिंह एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड कमांडर था। उसके अगेंस्ट शिवाजी महाराज को पुरंदर फोर्ट के पास डिफीट का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा जाता है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग शिवाजी महाराज को अपने किंगडम का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ा। साथ ही उनके सन संभाजी को मुगल सर्विस ज्वाइन करनी पड़ी। ये मराठा हिस्ट्री का एक डिफिकल्ट फेज था, लेकिन शिवाजी महाराज ने हिम्मत नहीं हारी और आगे चलकर फिर से पावरफुल कमबैक किया। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल कोर्ट आगरा विजिट करने के लिए परसुएड किया, लेकिन कोर्ट में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिया और उन्हें एक मुगल जनरल के सामने खड़ा कर दिया।
ये शिवाजी महाराज के लिए बहुत इंसल्टिंग था। गुस्से में वो कोर्ट से बाहर चले गए, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया। लेकिन शिवाजी महाराज बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक लीडर थे। उन्होंने एक क्लेवर एस्केप प्लान बनाया। होली मैन और मुगल ऑफिसर्स को गिफ्ट्स भेजे जाने लगे, जिनमें फ्रूट्स और स्वीट्स के बड़े बास्केट्स होते थे। शुरू में गार्ड्स बास्केट्स चेक करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने चेकिंग बंद कर दी। इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करके शिवाजी महाराज और संभाजी बास्केट्स में छिपकर आगरा से एस्केप कर गए। इस डेयरिंग एस्केप के बाद औरंगजेब उन्हें कभी कैप्चर नहीं कर सका। ये इंसिडेंट शिवाजी महाराज की इंटेलिजेंस, करेज और स्मार्ट प्लानिंग का एक फेमस एग्जाम्पल है। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का ग्रैंड कोरोनेशन रायगढ़ फोर्ट में फुल वैदिक रिचुअल्स के साथ हुआ। इस कोरोनेशन के बाद उन्हें ऑफिशियली श्री राजा शिवा छत्रपति की टाइटल मिली। उन्होंने अपना खुद का इराह भी शुरू किया, जिसे राज्याभिषेका शाका कहा गया। ये इवेंट मराठा एम्पायर के राइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। कोरोनेशन के बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय यानी साउथ इंडिया कॉन्क्वेस्ट कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन में प्रेजेंट डे नॉर्दर्न तमिलनाडु और कर्नाटका की इंपॉर्टेंट रीजन्स को इंक्लूड किया गया। ये सदर्न एक्सपेंशन मराठास के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि इससे मुगल इन्वेजन्स के अगेंस्ट उनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो गई। ये दिखाता है कि शिवाजी महाराज सिर्फ वॉरियर ही नहीं, बल्कि एक विजनरी रूलर भी थे। साउथ इंडिया कैंपेन के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने डच ट्रेडर्स को स्लेव ट्रेड करने से मना कर दिया। उस समय कई यूरोपियन पावर्स इंडियंस को स्लेव्स बनाकर बेच रही थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने इस इनजस्टिस का स्ट्रांगली अपोज किया। ये उनकी ह्यूमैनिटी और सब्जेक्ट्स के प्रति कंसर्न को दिखाता है। मैप में मराठा किंगडम का एक्सपेंशन दिखाया गया है। रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग और गिंजी जैसे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स और रीजन्स मराठा पावर की स्ट्रेंथ बने। लेकिन कुछ ही सालों बाद, जब शिवाजी महाराज सिर्फ 50 इयर्स के थे, एक फीवर की वजह से उनका देहांत हो गया। फिर भी उनकी ब्रेवरी, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और लीडरशिप पूरे भारत में लेजेंडरी बन चुकी थी। उनकी स्ट्रगल से इंस्पायर होकर बुंदेला रूलर छत्रसाल ने भी मुगल एम्पायर के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश किया। फेमस हिंदी पोएट भूषण ने भी शिवाजी महाराज की ब्रेवरी और अचीवमेंट्स पर पोएम्स लिखी, जो आज भी फेमस हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी सन संभाजी और राजाराम पर आई। शिवाजी महाराज की डेथ के बाद संभाजी नए छत्रपति बने। उस समय मराठास ही डेक्कन में मुगल एक्सपेंशन के अगेंस्ट सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल थे। औरंगजेब ने डेक्कन पर फुल कंट्रोल पाने के लिए बीजापुर और गोलकोंडा सुल्तानेट्स को कॉन्कर कर लिया। उसके बाद उसने मराठास पर पावरफुल अटैक्स शुरू कर दिए। फाइनली संभाजी को कैप्चर कर लिया गया और ब्रूटल टॉर्चर के बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये मराठा हिस्ट्री का एक बहुत पेनफुल फेज था। इसके बाद औरंगजेब ने रायगढ़ फोर्ट, जो मराठा कैपिटल थी, उस पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी मराठास ने फाइट करना नहीं छोड़ा। संभाजी की डेथ के बाद राजाराम नए छत्रपति बने। अपनी सेफ्टी के लिए वो जिंजी फोर्ट, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, चले गए। इसके बाद मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट साउथ इंडिया तक स्प्रेड हो गया। मराठास ने अपने फोर्ट्स की बहुत स्ट्रांगली डिफेंस की और बैटल्स और स्कर्मिशेस में मुगल्स को टफ चैलेंज दिया। औरंगजेब कई सालों तक डेक्कन में ही फंसा रहा, लेकिन वो मराठास को कंप्लीटली डिफीट नहीं कर सका। आखिरकार उसकी डेथ भी डेक्कन में ही हुई। बाद में राजाराम की क्वीन ताराबाई ने लीडरशिप संभाली। उन्होंने लार्ज स्केल अटैक्स करके मुगल टेरिटरीज में मराठा इन्फ्लुएंस को और एक्सपैंड किया। धीरे धीरे मराठास एक पावरफुल फोर्स बनकर उभरे और भारत के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जैसे जैसे मराठा एम्पायर रैपिडली एक्सपैंड हुआ, वैसे वैसे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस आए। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का सेंट्रलाइज सिस्टम धीरे धीरे एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में बदलने लगा। नाम से पावर छत्रपति के पास थी, लेकिन रीजनल चीफ्स और लीडर्स का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। इस पीरियड में पेशवा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पेशवा का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। कई बार पेशवाज की पावर खुद छत्रपति से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। स्पेशली पेशवा बाजीराव वन और उनके सन नाना साहिब ने मराठा एम्पायर को पूरे भारत में एक्सपैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनकी लीडरशिप में मराठास नॉर्थ इंडिया तक पावरफुल फोर्स बनकर उभरे।
मराठास ने धीरे धीरे भारत के बहुत बड़े रीजन्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। जनरली उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से मैनेज किया, लेकिन रीजनल चीफ्स को ज्यादा पावर मिलने से कभी कभी इनडिसिप्लिन और अब्यूज भी देखने को मिला। बंगाल कैंपेन के दौरान कॉमन पीपल को भी काफी सफरिंग का सामना करना पड़ा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वैल्यूज से काफी डिफरेंट था। मराठास ने नॉर्थ इंडिया में भी अपना एक्सपेंशन कंटिन्यू रखा। उन्होंने लाहौर, अटक और पेशावर तक कंट्रोल हासिल कर लिया। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को एक मेजर डिफीट मिली। ये उनके हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मराठास ने बहुत जल्दी रिकवरी भी की। पेशवा माधवराव वन और महादजी शिंदे जैसे लीडर्स की लीडरशिप में उन्होंने फिर से अपनी स्ट्रेंथ वापस हासिल कर ली। 1771 में महादजी शिंदे ने दिल्ली को रिकैप्चर किया, जो बाद में ब्रिटिश रूल आने तक मराठा इन्फ्लुएंस में रहा। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मराठास भारत में ब्रिटिश के सबसे बड़े राइवल्स बन चुके थे। ब्रिटिश और मराठास के बीच 1775 से 1818 तक 3 एंग्लो मराठा वॉर्स लड़े गए। ये वॉर्स भारत के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन मराठा एम्पायर के अंदर इंटरनल डिसयूनिटी बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सिस्टम ज्यादा एडवांस हो चुका था। इन्हीं रीजंस की वजह से धीरे धीरे मराठा पावर वीक पड़ गई और फाइनली ब्रिटिश ने उन्हें डिफीट कर दिया। हिस्ट्री में कहा जाता है कि ब्रिटिश ने इंडिया को सबसे ज्यादा मराठास से जीता था। इस पैसेज में नाना फडणवीस का भी मेंशन है, जो पेशवास के पावरफुल ऑफिशियल थे। उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक स्ट्रांग अलायंस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। इस अलायंस में हैदर अली ऑफ मैसूर और निजाम ऑफ हैदराबाद जैसे रूलर्स भी शामिल हुए। ये दिखाता है कि मराठास ने ब्रिटिश पावर को रोकने के लिए सीरियस एफर्ट्स किए थे। अब समझते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रांग और रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने हेरिडिटरी पोस्ट्स और लैंड असाइनमेंट्स को अबॉलिश कर दिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डायरेक्टली स्टेट ट्रेजरी से सैलरी दी जाती थी। ऑफिशियल्स का ट्रांसफर भी रेगुलरली होता था, ताकि कोई भी ऑफिसर ज्यादा पावरफुल होकर किंग को चैलेंज ना कर सके। शिवाजी महाराज अपने सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज का भी बहुत ध्यान रखते थे। बैटल में शहीद होने वाले सोल्जर्स की विडोज को पेंशन्स दी जाती थी। कभी कभी मिलिट्री पोस्ट्स उनके सन्स को भी दी जाती थी। इमेज में दिख रहे गोल्ड और कॉपर कॉइन्स भी इंपॉर्टेंट है। इन कॉइन्स पर देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज हुआ, जो मराठा कल्चरल आइडेंटिटी को शो करता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डिसिप्लिन, वेलफेयर और एफिशिएंट गवर्नेंस पर बेस्ड था। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक ब्रेव वॉरियर ही नहीं, बल्कि एक केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल रूलर भी थे। उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि सब्जेक्ट्स के साथ कभी अनफेयर बिहेवियर ना किया जाए। वो नेचर और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देते थे। अपने लेटर में उन्होंने कहा कि टीक वुड नेवी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंगो और जैकफ्रूट जैसे यूजफुल ट्रीज को बिना जरूरत कट नहीं करना चाहिए। ये उनकी कंसर्न फॉर पीपल एंड एनवायरनमेंट को क्लियरली शो करता है। एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल बनाया, यानी 8 मिनिस्टर्स का काउंसिल। इस काउंसिल में हर मिनिस्टर की एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। प्रधान प्राइम मिनिस्टर था, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर, सुमंत फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, सेनापति कमांडर इन चीफ, न्यायाधीश चीफ जस्टिस और पंडित राव रिलीजियस अफेयर्स के हेड थे। ये सिस्टम मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेंथ था। मराठास ने कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस कलेक्ट किए, जिन्हें चौथ और सरदेशमुखी कहा जाता था। चौथ एक 25% टैक्स था और सरदेशमुखी उसके ऊपर एडिशनल 10% टैक्स था। ये टैक्सेस उन प्रोविंसेस से लिए जाते थे जो डायरेक्टली मराठा रूल में नहीं थे। इन रिटर्न मराठास उन रीजन्स को प्रोटेक्शन देते थे और उनकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करते थे। धीरे धीरे कई प्रोविंसेस मराठा एम्पायर का पार्ट बन गए। इस पैसेज में मराठा कॉइन्स का भी मेंशन है। 18th सेंचुरी में मराठास ने मुगल स्टाइल कॉइनेज अडॉप्ट की, लेकिन उसमें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी भी ऐड की। इमेज में दिख रहा रेयर मराठा कॉइन देवनागरी और पर्शियन दोनों स्क्रिप्ट्स में इंस्क्रिप्शंस शो करता है। एक साइड पर लॉर्ड गणपति का इन्वोकेशन है और दूसरी साइड पेशवा के प्रति लॉयल्टी को शो किया गया है। ये कॉइन्स मराठा कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का इंपॉर्टेंट सिंबल थे। अब बात करते हैं मराठा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। मराठा आर्मी को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी। कैवलरी यानी हॉर्स आर्मी मराठा मिलिट्री की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ मानी जाती थी। कैवलरी में 2 टाइप्स के सोल्जर्स होते थे,
बर्गीर्स और शिलेदार्स। बर्गीर्स के हॉर्सेज और वेपन्स का खर्चा स्टेट उठाता था, जबकि शिलेदार्स अपना खुद का हॉर्स और इक्विपमेंट यूज करते थे। 18वीं सेंचुरी में मराठास ने यूरोपियन आर्मीज की डिसिप्लिन ट्रेनिंग और आर्टिलरी सिस्टम को भी ऑब्जर्व किया। इसीलिए उन्होंने यूरोपियन स्टाइल ट्रूप्स और आर्टिलरी को डेवलप करना शुरू किया। महादजी शिंदे ने स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग यूरोपियन स्टाइल आर्मी बिल्ड की। मराठा सोल्जर्स सोर्ड्स और लांसेस का यूज ज्यादा करते थे, लेकिन गन्स और रॉकेट्स भी मिलिट्री कैंपेन्स में यूज होने लगे थे। बाय 1770 मेटल ट्यूब रॉकेट्स तक यूज किए जा रहे थे। ये सब दिखाता है कि मराठा मिलिट्री ट्रेडिशनल ब्रेवरी के साथ मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स भी अडॉप्ट कर रही थी। मराठा पावर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके फोर्ट्स थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे फोर्ट्स को कंट्रोल और बिल्ड किया, क्योंकि ये फोर्ट्स डिफेंस, प्रोटेक्शन और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। गरेला वॉरफेयर के दौरान फोर्ट्स आर्मी को शेल्टर देते थे और इंपॉर्टेंट रूट्स को सिक्योर रखते थे। इसी वजह से फोर्ट्स को मराठा स्टेट की बैकबोन माना जाता था। इमेज में मराठास के वेपन्स भी दिख रहे हैं, जैसे सोर्ड्स, स्पीयर्स और अदर बैटल इक्विपमेंट। ये वेपन्स मराठा सोल्जर्स की ब्रेवरी और मिलिट्री प्रिपरेशन को शो करते हैं। रामाचंद्र पंत अमात्या ने अपनी बुक आज्ञापत्र में लिखा था कि फोर्ट्स ही स्टेट का कोर होते हैं। अगर फोर्ट्स ना हो तो एनिमीज इजीली किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। औरंगजेब जैसे पावरफुल एम्परर ने भी मराठा किंगडम पर अटैक्स किए, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स की वजह से मराठा स्टेट सर्वाइव करता रहा। ये दिखाता है कि फोर्ट्स मराठा एम्पायर की सिक्योरिटी और सक्सेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। मराठास ने सिर्फ लैंड बैटल्स में ही नहीं, बल्कि सी पावर में भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वेस्ट कोस्ट की सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग नेवी एस्टैब्लिश की थी। 18वीं सेंचुरी में कन्होजी आंग्रे ने मराठा नेवी को पावरफुल विक्ट्रीज दिलाई। यूरोपियन पावर्स उस समय अपनी नेवीज की वजह से बहुत स्ट्रांग थे। वो इंडियन शिप से ट्रेड पासेस खरीदने को फोर्स करते थे, लेकिन मराठास ने उनकी मोनोपोली को चैलेंज किया और यूरोपियन से भी पासेस डिमांड करने लगे। इंग्लिश लोग फ्रस्ट्रेशन में कन्होजी आंग्रे को पायरेट कहते थे, लेकिन मराठास के लिए वो एक ब्रेव नेवल कमांडर थे। इमेज में मराठा शिप्स इंग्लिश शिप्स पर अटैक करते हुए दिख रहे हैं, जो मराठा नेवल पावर को शो करता है। इसमें मस्कट का भी मेंशन है, जहां मराठा शिप्स पहुंच गए थे। मराठा नेवी इतनी पावरफुल थी कि एनिमीज भी उनसे डरने लगे थे। अब जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो मराठास का जस्टिस सिस्टम भी काफी एफिशिएंट था। पंचायत लोकल डिस्प्यूट सॉल्व करती थी और अगर डिसीजन सैटिस्फैक्टरी ना हो तो हायर मराठा चीफ्स के पास अपील की जा सकती थी। सिटीज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोटवाल भी अपॉइंट किए जाते थे। ये सब दिखाता है कि मराठास मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम भी मेंटेन करते थे। मराठास ने सिर्फ मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं, बल्कि इंडिया के कल्चरल डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विजन ऑफ स्वराज्य उनकी सील पर भी क्लियरली दिखाई देता है। उन्होंने पर्शियन के प्लेस पर संस्कृत इंस्क्रिप्शंस का यूज किया, जो उस समय एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल चेंज था। शिवाजी महाराज ने मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए राज्य व्यवहार कोशा नाम का ट्रीटीज भी कमीशन किया। इसका पर्पस था मराठी और संस्कृत वर्ड्स को एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी में यूज करना। वो एक डिवोटेड हिंदू रूलर थे, लेकिन साथ ही दूसरी रिलीजन्स का भी रिस्पेक्ट करते थे। मराठास ने सैफरन फ्लैग को अपना सिंबल बनाया। शिवाजी महाराज ने टेम्पल्स को रीबिल्ड किया, संस्कृत और मराठी लिटरेचर को इनकरेज किया और ट्रेडिशनल आर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि मराठास ने लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि फॉरेन एम्पायर्स को चैलेंज किया जा सकता है और इंडियंस खुद एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। यही मराठा कल्चरल रिवाइवल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ट्रेड और कॉमर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया। मराठा शिप्स येमेन, ओमान और मलाक्का जैसे डिस्टेंट पोर्ट्स तक जाते थे और गोल्ड, टेक्सटाइल्स और अदर गुड्स का ट्रेड करते थे। इससे मराठा इकोनॉमी स्ट्रांग हुई और फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा। रोड्स और ब्रिजेस को मेंटेन किया गया और कई रीजन्स में फेरीज का नेटवर्क भी डेवलप हुआ। ये सब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट था। इसमें मोदी स्क्रिप्ट का भी मेंशन है। ये देवानगरी का एक कर्सिव फॉर्म था जो मराठास ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में यूज करते थे। इमेज में छत्रपति शाहू महाराज की हैंडराइटिंग का सैंपल भी दिख रहा है। शिवाजी महाराज के आइडियल्स ने उनके सक्सेसर्स को भी इंस्पायर किया। नागपुर के भोसलेज ने लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया और जगन्नाथपुरी की वर्शिप को रिवाइव करने में भी हेल्प की। ये दिखाता है कि मराठा सिर्फ वॉरियर्स नहीं, बल्कि ट्रेड, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने वाले विजनरी रूलर्स भी थे।
मराठा हिस्ट्री में विमेन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनमें से एक थी ताराबाई। ताराबाई एक फियरलेस वॉरियर क्वीन थी, जिन्होंने अपने हस्बैंड राजा राम की डेथ के बाद अर्ली 18th सेंचुरी में लीडरशिप संभाली। उस समय औरंगजेब और मुगल आर्मी डेक्कन में पावरफुल प्रेजेंस बना चुके थे। ताराबाई ने सिचुएशन को समझा और लार्ज मराठा आर्मीज ऑर्गेनाइज करके नॉर्थ में मुगल टेरिटरीज पर अटैक्स शुरू किए। उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, करेज और डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि मुगल एम्पायर भी उन्हें इजीली डिफीट नहीं कर सका। ताराबाई ने मराठा इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया और मराठा एक्सपेंशन को कंटिन्यू रखा। इसी वजह से उन्हें मराठा हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट विमेन लीडर्स में से एक माना जाता है। अहिल्याबाई होलकर मराठा हिस्ट्री की एक बहुत रिस्पेक्टेड और इंस्पायरिंग रूलर थी। वो होलकर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, जिसने 18th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में मराठा एक्सपेंशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनका किंगडम सेंट्रल इंडिया, स्पेशली प्रेजेंट डे इंदौर रीजन में था। अपने हस्बैंड और सन को लूज करने के बाद भी अहिल्याबाई होलकर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लगभग 30 इयर्स तक वाइजली और पीसफुली रूल किया और कॉमन पीपल का बहुत ध्यान रखा। वो एक डीपली रिलीजियस और चैरिटेबल रूलर थीं। उन्होंने इंडिया भर में टेम्पल्स, रोड्स, वेल्स और घाट्स बनवाए और रिस्टोर करवाए, केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक। सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन था काशी विश्वनाथ टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन। अहिल्याबाई होलकर ने माहेश्वर वीविंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया, जिससे ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स को न्यू लाइफ मिली। आज भी उन्हें जस्टिस, काइंडनेस और गुड गवर्नेंस के लिए याद किया जाता है। अब फोकस करते हैं थंजावुर पर, जो मराठा कल्चर और आर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना। छत्रपति शिवाजी महाराज के हाफ ब्रदर एकोजी ने थंजावुर रीजन को कॉन्कर किया और वहां मराठा रूल एस्टैब्लिश हुआ। थंजावुर मराठास ने एक रिच और क्रिएटिव कल्चरल एनवायरनमेंट डेवलप किया। थंजावुर रूलर्स म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रामा और डांस की ग्रेट सपोर्टर्स थे। कई रूलर्स खुद भी पोएट्स और ड्रामेटिस्ट थे। इसमें भरतनाट्यम डांस फॉर्म का भी मेंशन है, जिसका डीप कनेक्शन थंजावुर मराठा से था। इसी पीरियड में भरतनाट्यम और कार्नाटिक म्यूजिक के अर्ली मॉडर्न फॉर्म्स डेवलप हुए। सबसे फेमस रूलर सफोजी सेकंड थे। वो बहुत लर्नेड रूलर थे और उन्होंने देवेंद्र कुरावांजी नाम का मराठी प्ले लिखा। उन्होंने म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स और स्कॉलर्स को फुल सपोर्ट दिया। ये दिखाता है कि मराठास ने इंडियन कल्चर और क्लासिकल आर्ट्स को प्रिजर्व और प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। सरफोजी टू सिर्फ आर्ट्स और लिटरेचर के सपोर्टर ही नहीं थे, बल्कि मेडिसिन और एजुकेशन में भी बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने धनवंतरी महल नाम का एक मेडिकल सेंटर एस्टैब्लिश किया, जहां इंडियन और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों का यूज करके फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था। सरफोजी टू ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू की, जो किसी नेटिव इंडियन रूलर द्वारा एस्टैब्लिश की गई फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेसेस में से एक थी। इमेज में बृहदीश्वरा टेम्पल की वॉल इंस्क्रिप्शन दिख रही है। सरफोजी टू ने भोंसले फैमिली का हिस्ट्री टेम्पल वॉल्स पर इंस्क्राइब करवाया, जो इंडिया के लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शंस में से एक माना जाता है। थांजावुर का कल्चरल एनवायरनमेंट भी बहुत यूनिक था। यहाँ तमिल कल्चर और मराठा कल्चर एक दूसरे के साथ पीसफुली इंटरैक्ट करते थे। इसी मल्टीकल्चरल एटमॉस्फेयर ने थांजावुर को लर्निंग, कल्चर और इनोवेशन का इम्पोर्टेंट सेंटर बना दिया। मराठास का इंडियन हिस्ट्री पर बहुत डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट रहा। उन्होंने मुगल डोमिनेंस को चैलेंज किया और ब्रिटिश के आने से पहले भारत का सबसे बड़ा इंडियन एम्पायर एस्टैब्लिश किया। मराठा एम्पायर ने सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया के बड़े रीजन्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। मराठास ने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया और लोकल हिंदू ट्रेडिशंस को भी रिवाइव किया, बिना रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के। उनका मेन आइडियल था स्वराज्य, यानी सेल्फ रूल। इसी आइडिया ने लोगों में फ्रीडम और सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग जगाई। मराठास ने इंडियंस को ये बिलीफ दिया कि फॉरेन पावर्स को चैलेंज किया जा सकता है और इंडियंस खुद भी एक स्ट्रांग एम्पायर को सक्सेसफुली गवर्न कर सकते हैं। इसी इंस्पिरेशन ने फ्यूचर में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट के अर्ली सीड्स भी प्लांट किए। यही है मराठा लेगेसी, ब्रेवरी, लीडरशिप, कल्चर और स्वराज्य का पावरफुल मैसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में मराठास के राइज, छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप, स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रेव मिलिट्री स्ट्रेटजीज और रिच कल्चर के बारे में जाना। मराठास ने भारत की हिस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी और स्वराज्य का पावरफुल मैसेज दिया। इसी के साथ द राइज ऑफ द मराठास चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।